ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ और मैं तुझसे समझा रहा हूँ और बताता हूँ। मैंने तुझसे बताया था जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो रिस्पायरेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कशन हो जाए तो बेहतरीन। मैंने तुझे बताया था रिस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट दिया और मैंने तुझसे ये भी समझाया कि आखिरकार ये रिस्पायरेशन का प्रकार क्या है, रिस्पायरेशन का टाइप्स क्या है। अब समय आ गया है कि रिस्पायरेशन तो होगा, लेकिन किसमें? तो जानवरों में, यानी कि जानवरों में रिस्पायरेशन होगा। तो लिखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक के मुताबिक रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। जब मैं एनिमल्स की बातें कर रहा हूं तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कौवा कहे ना रहे, चाहे वो डॉग क्यों ना रहे, चाहे शेर ही क्यों ना हो, चाहे एक मॉस्किटो ही क्यों ना हो, चाहे मछली ही क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, ये जानवरों में सब आ जाएगा। क्लियर है? ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो आ जाएंगे। एनिमल्स मैंने बोल दिया तो क्लियर है, उचित है। लेकिन सर हमको ये बताइए कि हम तो सांस लेते हैं, हम लोग तो सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रहा हूं, बट इसमें क्या देख रहे हैं कि लंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है रिस्पायरेशन करने के लिए। बट मैं तुझसे ये कहता हूं कि क्या, या फिर तुम्हारा प्रश्न हमसे ये हो सकता है कि सर हमको ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हर एक जानवर सिर्फ लंग्स का ही इस्तेमाल करेगा? अरे नहीं जी, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। अगर मैं अलग अलग जानवरों को कैटेगरी से देखूं और मैं तुझसे बताऊं तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे? यही कि अर्थवर्म्स जो है उसको में कुछ अलग सिस्टम है रिस्पायरेशन करने का, हमारा जैसा लंग्स है ही नहीं। क्लियर? या फिर कुछ बैक्टीरिया वगैरह या फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स की ही बातें क्यों नहीं हो रहा? उसके पास भी कुछ अलग होगा, यानी कि खास होगा। एनीवेज, लेट्स हैव अ लुक। सिर्फ देख लीजिए कि क्या स्पेशल है और क्या खास है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ही होना चाहिए, है ना? तो लिखेंगे डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। जब मैं ये लिखा तो आपके मन में चल रहा होगा कि आपने लिखा है कि विभिन्न जानवर के पास हमारे जैसा रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है। तो आप ऐसा अगर बोल रहे हैं तो कुछ तो बात है, तभी तो बोल रहे हैं। क्या जी? ऑफ कोर्स भाई नो। तो लेट अस सी। अगर मैं पहला उदाहरण दूं और पहली बातें मैं तुझसे कहूं तो वो क्या हो जाएगा? वो यही हो जाएगा जैसे एमीबा का केस लेते हैं। एमीबा का केस में क्या होगा? उसके पास हमारे जैसा नहीं है सिस्टम, हमारे जैसा नहीं है। हर एक चीज मेरे जैसा जब मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बातें कर रहा हूं, जैसे में क्या हो जाएगा? एमीबा जी एक सिंपल सा उदाहरण है और सटीक सा उदाहरण है एमीबा का, बिकॉज एमीबा इज यूनिसेलुलर organisms. So first of all we will take an examples of amoeba exam.
यदि मैं एमीवा की बातें कर रहा हूं तो मैं तुझसे कहूं द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एमीवा, या फिर इन एमीवा, यानी कि एमीवा इज क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन है। इसे तुम याद रखोगे। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी, चाहे बोर्ड हो चाहे कहीं भी हो, कंपटीशन के लेवल पर भी तुम जाओगे तो कभी भी कंपटीशन में भी पूछ देगा कि एमीवा में आखिरकार ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, तो आपको बताना होगा कि सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। क्लियर है? कैसे बताओगे? तो हर एक चीज पढ़ा हुआ रहेगा तो ना। एनीवेज, हो गया क्लियर। बट सर ये बताइए कि सेल मेम्ब्रेन से आखिरकार ये ऑक्सीजन आएगा कैसे? तो एक प्रोसेस चलता है, प्रक्रिया चलता है, एक दौर है, लहर है, जिसका नाम है डिफ्यूजन। ऑर्गन्स इन एमीबा इज सेल मेम्ब्रेन। थ्रू व्हिच they take oxygen, takes oxygen and release करता है क्या चीज को? तो CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। कैसे? तो बाई ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया चलता है जिसका नाम है कॉल्ड डिफ्यूजन। उसका नाम डिफ्यूजन ही, स्पष्ट है? क्लियर है? जो सेकंड बातें हैं ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या फिर ब्रैकेट में लिख लेगा, लिखना क्या कि पता है, इतना तो तुझे पता ही होना चाहिए कि एमीबा जो है वो क्या है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जांपल में अमीबा कैसे रिस्पायरेशन करेगा? तो उसके पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होनी चाहिए ना, और वो क्या है? तो यही है उसका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही। अब अदर ऑर्गेनिजम्स की मैं बातें करूं जो सॉइल में रहता है, जैसे अर्थवर्म का ही केस ले लीजिए। तो अर्थवर्म का केस में क्या है कि वो मिट्टी के अंदर आता है ना। कौन? अर्थवर्म्स, जिसे फार्मर्स का फ्रेंड कहा गया है। तो क्या देख रहे हैं अर्थवर्म के केस में? लिखेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन किसमें? तो अर्थवर्म्स में। ईच क्या है? तो उसका स्किन है जी, स्किन। ये अर्थवर्म जो है वो अपना स्किन के ही मदद से जो रिस्पायरेटरी गैसेस है उसे अदला बदला करता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेगा और CO2 को बाहर ढकेलेगा। क्लियर है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कहने का मतलब होता है कि वो ऑर्गन की बात मैं कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, जिस ऑर्गन से एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? रिस्पायरेशन का प्रक्रिया करता है, यानी कि सांस लेता है। ये तो ब्रीथिंग हुआ, ब्रीथिंग भी कह सकते हो, ब्रीथिंग भी किया, या फिर जो पूरे का प्रक्रिया चला जिसमें उसको एनर्जी मिलेगा, तो वही हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हुआ। तो कौन सा एनिमल्स में क्या क्या रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है वो तो स्पष्ट है ना। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स अर्थवर्म से हमने क्या बताया? तो स्किन बताया है। उसका स्किन मतलब चमड़ा स्वाल में है, बहुत आसानी से स्किन जो है उसका मॉइस्ट रहता है और उसी के हेल्प से ऑक्सीजन ले लेता है, आसानी से खींच लेता है स्वाल से। क्लियर है? मैं नेक्स्ट एग्जांपल से अगर मैं तुझे बताऊं
नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में बताऊं, उसका रिस्पायरेशन करने का क्या तरीका है, तो वो क्या हो जाएगा, वो यही हो जाएगा। जैसे मैं एक्वेटिक एनिमल्स की बातें कर रहा हूं, फिश, प्रॉन्स, मूसल्स, ये सारी मछलियां हैं जिसके पास क्या होता है, हमारे जैसा लंग्स नहीं, वो स्किन से लगा, तो फिर सेल मेम्ब्रेन से तो पक्का लगा। अरे नहीं जी, तो फिर कहां से लगा सर, कैसे लगा, हाउ? तो इसका एक ही उत्तर है, और वो है उसके पास गिल्स होता है एक्वेटिक एनिमल्स के पास, और उसी गिल्स की मदद से वो ऑक्सीजन को अपने अंदर समाहित करता है और CO2 को बाहर रिलीज करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? ऑक्सीजन वाटर में कैसे लगा? ऑक्सीजन जो है वो वाटर में ऑलरेडी डिजोल्व है, और उसका जो गिल्स है फिश का, वो उसी प्रकार से डिजाइन ही हुआ कि वो वाटर में से ऑक्सीजन को खींच सकता है, इसीलिए तो उसके पास गिल्स है, हम जैसे कोई लंग्स नहीं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारे पास में गिल्स रहता तो पानी में सांस ले पाते। हाँ बिल्कुल, अब तो स्पष्ट हो ही गया। तो आइए उसे भी लिख ले, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में भी। Aquatic animals like fish, prawns या फिर mussels etc. have gills, उसके पास गिल्स होता है, गिल्स एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के रूप में उसके पास क्या है, तो गिल्स है। क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ऑक्सीजन है, यानी कि गिल्स की मदद से ऑक्सीजन लेगा, कहां से, वाटर से। इसीलिए मछली जल की रानी है, क्योंकि वो उसका गिल्स जो है वो वाटर में ही काम करेगा, और वाटर में ही मदद करेगा सांस लेने में। टेरेस्ट्रियल पर नहीं, सूखे में लाओगे मर जाएगी। स्पष्ट है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स यही होता है एक्वेटिक एनिमल्स। क्लियर है? यदि मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स की बातें मैं करूं, जैसे कुछ इंसेक्ट का केस लेते हैं जी। इंसेक्ट में क्या आ जाएगा, ग्रास हॉपर, यानी कि जो घास में रहता है, ग्रीन कलर का रहेगा, एक छोटा सा कीड़ा, कीट पतंगा, बेसिकली घास में ही रहता है, उसको ग्रास हॉपर बोलते हैं, या फिर और भी सारे हैं। तो उसके पास क्या है, वो आखिरकार सांस लेगा तो लेगा कैसे, कुछ तो होगा ही उसके पास। हाँ बिल्कुल, तो एक टीनी होल्स रहता है जिसका नाम है स्पायरिकल्स, और एयर ट्यूब रहता है जिसका नाम है ट्रैकिया, और इसी के कारण इंसेक्ट्स सच एज ग्रास हॉपर, मॉस्किटोस, कॉकरोच, हॉर्स फ्लाई सांस लेता है, स्पायरिकल्स एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिया, इसके मदद से। तो फोर्थ पॉइंट में उसे भी नोट किया जाए, है ना? तो लिखेगा क्या लिखेंगे, यही इंसेक्ट्स लाइफ क्या, कॉकरोच, ग्रास हॉपर, और बताओ हाउस फ्लाई,
एंड मॉस्किटो यानी कि मच्छर, एटसेट्रा। हैव टीनी होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स, जिसका नाम लिए हैं। क्या चीज का नाम लिया? स्पाइरिकल्स का है हमने। सिर्फ यही नहीं, एंड एयर ट्यूब्स भी उसके पास है, जिसका क्या नाम है? कॉल्ड ट्रैकिया। पढ़ते हैं इसको ट्रैकिया, बट लिखेंगे ट्रैकिया ए। यही तो मैं तुझसे कह रहा हूं। किसके रूप में है जी? तो एज रिस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर है। क्लियर है? स्पाइरिकल्स एंड ये ट्रैकिया होता है किसके पास? ये इंसेक्ट्स के पास, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हॉर्स फ्लाई, मॉस्किटो एटसेट्रा वगैरह। क्लियर है? फिफ्थ बातें हैं जो मैं तुझसे बताता हूं। ये सारा का क्या देख रहे हैं कि कोई वाटर में है, तो कोई जमीन के अंदर है, तो कोई दिखता ही नहीं है, तो कोई उड़ता ही है। लेकिन जमीन की भी बातें तो कर लें, जैसे में हम लोग टाइगर, लॉयन, कौवा, बर्ड्स, चीतास, कुछ भी। तो लिखेंगे लैंड एनिमल्स। लाइक क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन बीइंग्स। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही क्यों, बल्कि टाइगर भी तो आ जाएगा, अरे कराओ मैंने कौवा भी तो आ जाएगा, और भी तो कुछ आ जाएगा, पैरोट भी आ जाएगा, इसके साथ साथ डॉग भी आ जाएंगे। है क्या है? लंग्स है उसके पास। एज रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रिस्पिरेटरी, वैसे कोई जानवर जो टेरेस्ट्रियल है, लैंड पर रहना पसंद करता है, उसके पास, जैसे मैं एग्जांपल मैंने बताया, ह्यूमन बीइंग्स, कौवा, तोता, मैना, जो भी हो, बाघ, शेर एटसेट्रा, उसके पास लंग्स होता है, यानी कि फेफड़ा है सांस लेने के लिए, एज रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो इतनी सारी बातें मैंने तुझसे डील किया है, मैंने कहा है, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया और समझाया भी। यहीं से तो आपका ऑब्जेक्टिव दे देगा, चाहे वो कंपटीशन में रहे, चाहे बोर्ड एग्जाम क्यों ना रहे। कैसे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर देगा? इंसेक्ट है, जैसे एग्जांपल दे दीजिए, बताइए इसके पास रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के तहत पर क्या है, तो स्पाइरिकल्स हो जाएंगे और ट्रैकिया हो जाएगा। ऑप्शन ए में दे देगा स्पाइरिकल्स, ऑप्शन बी में दे देगा ट्रैकिया, और ऑप्शन सी में दे देगा बोथ ए एंड सी, और ऑप्शन डी में दे देगा नन। तो आपको मार देना ऑप्शन सी, क्योंकि स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया दोनों हो जाएगा। क्लियर? अगर एक्वेटिक एनिमल्स तो गिल्स। क्लियर है? और बोर्ड में तो अक्सर ही आसान प्रश्न पूछा जाता है। ये सारी तो कंपटीशन की बातें हो रहा है, एकदम जो डिटेल में एनालिसिस करने का था। तो इतनी सारी बातें लिखेगा, नहीं तो मैं मिटा दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो लिखो, यहां तक अब तुमने लिख लिया होगा। अब जब इतनी सारी बातें तुझे पता हो गया और पता चल गया, तो तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा। तुम सोच रहे होगे कि सर आपने इतना सारा एनिमल्स का एग्जाम्पल दे दिया है, सर क्या एग्जाम्पल दे दिया? यही
अर्थवर्म जो है उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये होगा, तो एमीबा के रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये होंगे, ह्यूमन बींग्स का ये होंगे, फिश में का ये होगा, तो इंसेक्ट्स का ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन। लेकिन क्या ये सारे के सारे जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ खास है क्या कि सब देखने में एक ही जैसा लगे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता करिश्मा। तो इसमें क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है तुम खुद ही क्यों नहीं बताता? सर हम कैसे बताएं, हमें तो पता ही नहीं है ना। डोंट वरी, रिलैक्स एंड कूल डाउन, मैं हूं ही बताने के लिए। या तो मैं एक प्रश्न क्वेश्चन मार्क करके इसका उत्तर दे सकता हूं, या फिर इसे एक टॉपिक बना करके मैं तुझसे दे सकता हूं उत्तर। जैसे व्हाट आर द कॉमन्स इन एनिमल्स लाइक दिस, तो लिखेगा, क्वेश्चन ही लिख लो जी कि व्हाट आर द main common things in किसमें? तो इन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स लाइक गिल्स हो जाएगा हमारा, स्किन या फिर ट्रैकिया, और भी कुछ है क्या? जैसे में लंग्स या फिर सेल मेम्ब्रेन ही कहो, सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या कॉमन है जी? इतनी सारा एग्जांपल्स देने के बाद तो क्लियर होगा, तो आंसर में लिख देंगे कि फ्लोइंग और द मेन कॉमन्स आर, पूरा नहीं लिख रहा बट ये अंडरस्टूड है कि इसी कॉमन थिंग्स की मैं बातें कर रहा हूं। ये नॉन में मत चले जाना, मटेरियल नॉन, कॉमन नॉन, जेंडर नॉन, ऐसा नहीं करना। क्लियर है? तो मैं तुझसे बताता हूं, सबसे पहला बात है, या मेरे पास लंग्स है या फिर गिल्स है, चाहे एक सेल मेम्ब्रेन ही क्यों ना हो या फिर एक ट्रैकिया स्पाइरस ही क्यों ना हो, ये जितना भी ऑर्गेनिजम्स है उसके पास इनर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो सबके पास इनर सरफेस एरिया है। किस लिए? ताकि इनर ऑक्सीजन जा सके। आगे भी मैंने क्या कहा, एक उदाहरण देकर के मैं तुझसे समझाता हूं। जैसे कि छोटे शहरों में क्या होता है, उतना गैदरिंग नहीं रहता, इसीलिए एक पक्की रोड से ही काम चला जाता है, एक लेन से ही काम चला जाता है, उसी रोड पर गाड़ी आएगा भी और गाड़ी जाएगा भी। और गांव में क्या देखते हैं कि कच्चा सड़क से भी काम चला जाएगा, क्योंकि उसमें तो साइकिल उठाएगा चल जाएगा, या फिर 11 नंबर की गाड़ी पकड़ के चला जाएगा। 11 नंबर की गाड़ी पकड़ के जाने का मतलब हुआ बाइक फूट जाएगा, पैदल जाएगा, नहीं जानते तो अभी से जाने, कुछ बिगड़ा नहीं है। एनीवेज, बहुत बड़ी बात है, क्लियर। लेकिन जब मेट्रोपॉलिटन एरिया की ओर मूव करते हैं, अर्बन एरियाज की ओर, मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, तो क्या हो जाएगा, मैं भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया, तो क्या हो जाएगा, वहां पे सिर्फ एक लेन, एक रोडवेज से काम नहीं चलेगा, बल्कि हाईवे से काम चलेगा। 4 लाइन होनी चाहिए कि सिर्फ एक साइड से जाए और दूसरे साइड से आए, तो उसके अनुसार से वो उचित है ना। छोटे टाउन के अनुसार से जो सड़क दिया गया वो भी उचित है, बड़े टाउन, बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया से जो सड़क प्रोवाइड किया गया उसके लिए वो भी पर्याप्त है। ठीक उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, सुनने में अजीब लग रहा है कि इसके पास ये गिल्स से सांस लेता है, हम लोग लंग्स से लेते हैं, बट उसके पास भी एकदम
प्रॉपर सरफेस एरिया होता है गिल्स के पास कि ऑक्सीजन को अच्छे से पहुंच सके बॉडी में। और हम लोगों के पास लंग्स के पास भी एक अच्छा सरफेस एरिया कि अच्छा खासा मात्रा में क्या हो सके, ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई हो सके और जरा सा भी तकलीफ ना हो सांस लेने में और ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। तो यही बातें है कॉमन। तो लिखेंगे all the respiratory organs, क्या है उसके पास, have large surface area to get enough oxygen. ऑक्सीजन अच्छे मात्रा में जाए, पर्याप्त मात्रा में जाए और ज्यादा सा कष्ट नहीं हो, उसके लिए अच्छा खासा सरफेस एरिया है। क्लियर है? क्लियर। ये पहली बातें हुई। ओके, देख लेगा कौन है नहीं। अब मैं सेकंड कॉमन गेट ओपन, मैं सेकंड कॉमन की बातें करूं तो जितना भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे मैं अभी भी एग्जांपल दिया, ये गिल्स हो जाए चाहे जो हो जाए कुछ भी हो जाए, रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है वो थीन बॉल्स से बना हुआ रहता है, पतला पतला, वहां पे पतला मेम्ब्रेन रहेगा, मोटा नहीं रहेगा। किस लिए? ताकि अच्छे से डिफ्यूजन हो सके, डिफ्यूजन की प्रक्रिया चल सके और रिस्पायरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तो लिखेंगे ऑल द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैव थीन स्किन, पतला सा होता है, थीन बॉल, बोल दो बॉल्स, फॉर किस लिए? इजी डिफ्यूजन, एंड एक्सचेंज ऑफ, ताकि आसानी से एक्सचेंज हो सके। बोलो किसका? तो रिस्पायरेटरी गैसेस का जी। और रिस्पायरेटरी गैसेस क्या है सर? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड और एग्जिस्ट। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को एंट्री लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। क्लियर? वैसे बोलते रहना अपने क्लासरूम में जहां भी करते हो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। अच्छी बात, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मामले साफ हो जाएगा। तीसरी बात है कि जितना भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है स्टूडेंट, उसके पास जो ब्लड का सप्लाई है वो भरपूर मात्रा में है, ताकि जैसे ही ऑक्सीजन एंट्री मारे तुरंत उसे पकड़ लिया जाए और हर एक सेल्स में पहुंचा दिया जाए प्रचुर मात्रा में। क्योंकि ऑक्सीजन को ब्लड ही तो सप्लाई करेगा, हर एक जगह लेके जाएगा, ढोएगा। तो क्या कहा मैंने कहा कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के पास ब्लड सप्लाई अच्छा खासा रहता है। सारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, चाहे कोई से भी एनिमल्स में क्यों ना, तो उसे भी लिखें। और इजिली ट्रांसपोर्टेशन, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता, तो लिखेगा all the respiratory organs have enough blood supply
ट्रांसपोर्टेशन, ताकि अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो सके जी, है कि नहीं? जी बिल्कुल है। बस यही जो 3 मेन क्या चीज है, कॉमन बातें हैं, चाहे रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन सा भी हो, गिल्स हो, लंग्स हो, स्किन हो, सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे कैसा भी हो, ऑक्सीजन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है। क्लियर है? अरे रिलैक्स, ज्यादा एक्साइटमेंट मत हो जाओ। क्लियर है ना? रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन एंड लुक इनटू माय आईज। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का उत्तर मैं दे रहा हूं। मैं तुझसे बता रहा हूं और सिखा रहा हूं कि जो हमारा एक्वेटिक एनिमल्स है, यानी कि जो पानी में रहता है, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, यानी कि सॉइल पर, मिट्टी पर रहता है, जैसे हम लोग पानी में रहेंगे जी, मर ही जाएंगे, जान ही चला जाएगा। लेकिन मछली को मिट्टी से एलर्जी है, मिट्टी पर आएगा तो उसका जान निकल जाएगा, इसीलिए वो पानी में रहेगा। तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उसका ब्रीथिंग रेट ज्यादा होता है, किसके मुकाबले? तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के मुकाबले। अब प्रश्न उठता ये भी नहीं है कि क्यों, उसका है तो है, प्रश्न है कि क्यों, आखिरकार क्यों ब्रीथिंग रेट जो है वो फास्ट है, यानी कि जल्दी जल्दी तेजी से सांस लेगा। कौन? एक्वेटिक एनिमल्स। और हम लोग आराम से सांस लेते हैं। आखिरकार क्या कारण रही होगी? कुछ तो कारण रहा होगा। तो लिखेंगे aquatic animals have high breathing rate, but terrestrial animals perform स्लो ब्रीथिंग रेट। यही है क्वेश्चन, और इसके साथ जुटा हुआ भाई कि ऐसा क्यों। चलो तुम खुद ही बताना कि जो पानी में रहता है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स है, उसका ब्रीथिंग रेट फास्ट क्यों है, और हम लोग आराम से ऑक्सीजन ले रहे हैं, आराम से बैठे हुए निश्चिंत होकर के, और कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, जैसे मन है वैसे सांस लेते हैं आराम से। लेकिन जब दौड़ते हैं हम लोग तो सांस जो है वो एकदम तेजी से हो जाता है, तेजी से। बट ऐसे कैजुअली मैं बातें कर रहा हूं, जनरली एंड बेसिकली ऐसे भी मैं कंपैरिजन करूं तो जो हमारा एक्वेटिक एनिमल्स है वो तेजी से सांस लेगा, ब्रीथिंग रेट इज फास्ट इन एक्वेटिक एनिमल्स एज इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हम लोगों के मुकाबले। तो इसका क्यों? इसका एक ही उत्तर है, और वो ये है कि जो ऑक्सीजन जो एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश जिसके पास गिल्स है, वो ऑक्सीजन कहां से लेगा सांस? तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसी में से तो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करेगा, यानी कि प्राप्त करेगा। बट हम लोगों के केस में क्या है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और हम लोग बहुत आसानी से सांस ले पा रहे हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों जो है वो इन्वायरमेंट में, यानी कि एटमॉस्फेयर से सांस ले रहे हैं, और जब एटमॉस्फेयर से सांस ले रहे हैं तो होगा क्या कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर है, यानी कि ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक, यानी कि वाटर के मुकाबले। और वाटर में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो कम है, किसके मुकाबले? जो अभी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है वो ज्यादा है, वाटर में ऑक्सीजन है उसके मुकाबले। तो अभी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो आराम से भी सांस लेते हैं ना,
तो कोई दिक्कत नहीं होता। भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर में एंट्री ले लेता है। बट जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि जो वाटर में रहता है, वो आराम से अगर सांस को लेगा तो ऑक्सीजन थोड़ा सा कम जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही ऑक्सीजन कम है वाटर में, और वो आराम से ले ही रहा है, लेजी जैसा काम कर रहा है, तो मर जाएगा। अरे एक तो काटा हुआ हाथ है ये है, और तुम उस पे मलहम पट्टी करने के जगह पर तुम कहते हो कि हम तो रहते तो उस पर नमक और मिर्चाई डाल देते, नहीं तो नमक मिर्चाई रख लीजिए, तो तुम तो उसको मार डाल रहे हो। ये तो ऐसा नहीं करना है। एक तो पहले से ही वाटर में ऑक्सीजन कम है और आराम से सांस लेगा एक्वेटिक एनिमल्स, तो उसके बॉडी में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं जा पाएगा ना जी। तो इसीलिए वो तेजी से ब्रीथिंग करेगा, ब्रीथिंग रेट को अपना बढ़ाएगा, तब क्या होगा कि ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, तेजी से लेगा। तो अभी हमारे इन्वायरमेंट में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, आराम से लेते हैं, चला जाता है। लेकिन जैसे ही आसपास में धुआं हो जाए, कोयला वोयला जला दे कोई, तब क्या हो जाएगा कि कोई लगता है कि कोई धुआं कर रहा है, क्योंकि हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो क्या करता है, तेजी से सांस खींचने लगता है। या फिर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसको भी कभी हांफने लगता है, तेजी से पेशेंट सांस लेने लगता है। या फिर जिसका प्रॉब्लम होता है लंग्स का, वो जरा सा सीढ़ी भी चढ़ेगा ना तो थक जाएगा या फिर हांफने लगेगा, या फिर जरा सा रनिंग क्या कर लेगा, एकदम सांस ही उसका एकदम भर जाएगा। क्लियर है? तो अब तो उत्तर आपको मिल गया होगा कि आखिरकार ब्रीथिंग रेट एक्वेटिक एनिमल्स में फास्ट क्यों है हम लोगों के मुकाबले, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो कस के जल्दी सांस लेगा तब ना प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा, और यहाँ पे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन तो आराम से भी ले रहे हैं, तो भी भरपूर मिल रहा है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। क्लियर है? क्लियर। तो लिखेंगे आंसर में, इन वाटर there is less amount of oxygen is। चलो, ये जो ऑक्सीजन है वो वाटर में लेस अमाउंट में मौजूद है जी। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट whereas in the atmosphere, अगर एटमॉस्फेयर की मैं बातें करूं तो एटमॉस्फेयर में क्या है, देयर इज ह्यूज या फिर abundant amount of oxygen is present, यानी कि हमारे वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है और एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, इसीलिए हम लोग आराम से आसानी से लेते हैं, कोई ब्रीथिंग रेट फास्ट नहीं, बल्कि वाटर में जल्दी होना चाहिए, एकदम तुरंत। थोड़ा सा फास्ट भी हम लोगों के मुकाबले, नहीं तो मर ही जाएगा वो। मैंने एग्जांपल भी दिया था, कहा कैसे हुआ, क्लियर है? तो लिख देंगे, यही आंसर है। सो दैट्स व्हाई aquatic animals have high breathing rate। एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या है, इसीलिए यही कारण है कि एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीथिंग रेट हाई होता है। तो किसके मुकाबले, तो लिखेंगे इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल। क्या टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के मुकाबले जी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया काफी डिटेल में, और वो भी काफी अच्छे तरीके से। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आए होंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, हाउ आई एम टीचिंग हियर। आई थिंक यू लव माय टीचिंग स्टाइल्स, जिस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं और आपका नोट्स जो तैयारी करवाता हूं,
अच्छे से रखिएगा, संभाल के, कंपटीशन में भी काम देगा और बोर्ड में तो देगा ही देगा। फिर अक्सर बोर्ड में आसान सा प्रश्न किया जाता है, हार्ड नहीं रहता। क्लियर? तो बस इस लेक्चर में और इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का मैं वीडियोस डाल दूंगा और यहाँ पे भी कुछ सिलेबस और बायोलॉजी डाल दूंगा और यहाँ पे मेरा ही दोबारा उससे जुड़ सकते। बस आज के लेक्चर में, आज की इस क्लास में यहीं तक मैं आपको छोड़ता हूँ। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो और खेलते भी रहो, घूमते रहो।